शांति पाठ के लिए सूचना दे दी, इसलिए कह रही ओह! हूँ। ओह! मुझे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अ, ये जो प्रश्न मधुसूदन जी ने हीनता बोध के बारे में उठाया था, वो बहुत लोग ये पूछते ही हैं कि हम लोग इतने समर्थ थे, तो ऐसा क्या हुआ कि थोड़े से लोग आकर या हमसे कम बुद्धिमान, कम संस्कारवान लोगों को आक्रमण करके आए और हमको परास्त कर दिया और हम इतने वर्षों तक गुलामी में ही रहे, प्रतिरोध नहीं हुआ या हम उनको उनसे निजात भी नहीं अ, पाए और उनको परास्त भी हमने नहीं किया, ऐसा क्या था? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और हमें भी इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ऐसा है कि हम हमारा राष्ट्र जीवन बहुत एफ्लुएंस में रहा। लगभग ये 1000 वर्ष पूर्व की बात है, जब गजनी के महमूद के आक्रमण जस्ट शुरू हुए थे। यवनों के आक्रमण जस्ट शुरू हुए थे। या कुतुबुद्दीन अली ऐबक से भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने ग्रंथालय जला दिए और विद्या केंद्रों का नाश कर दिया, मंदिरों का नाश, वो 11वीं शताब्दी से लगभग शुरू हुआ गजनी के मोहम्मद के आक्रमण से और फिर ब्रिटिश आए। तो हमारा लगभग 1200 वर्ष का इतिहास ऐसे आक्रमणों का इतिहास तो रहा है। होता होता क्या है कि गजनी के महमूद के आक्रमण के समय भी हमारे छोटे-छोटे राज्य संगठित नहीं हो पाए। हम सिकंदर के आक्रमणों के विरुद्ध भी हमारे छोटे-छोटे राज्य संगठित नहीं हो पाए। ऐसा क्यों हुआ? हम अपने इसको दोष देते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या रही है? जब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है पहली पीढ़ी में, तो विपरीत परिस्थितियों में परिश्रम करके, कठिनाइयों को का सामना करके, उनसे पार उतरते-उतरते यश यश संपादन होता है, समृद्धि संपादन होती है, राज्य संपादन होता है, कुछ व्यवस्थाएँ बनती हैं और राष्ट्र जीवन एफ्लुएंस में आने लगता है कि हमारे पास संस्कृति भी है, ज्ञान भी है, समृद्धि भी है, व्यवस्था है, कोई उपद्रव नहीं है, शासन इतना अच्छा है कि प्रजा सुरक्षित है और किसी को कोई चिंता या भय नहीं है। ऐसी कुछ पीढ़ियाँ जाती हैं, तो लोग भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण भी हो सकता है। हम संस्कारवान हैं, तो असंस्कारी लोग भी हो सकते हैं, ऐसा भूल जाते हैं। कुछ पीढ़ियों को ये एफ्लुएंस का ही इतना इतनी आदत हो जाती है कि इससे परे वो कोई सोचते नहीं। तो फिर शस्त्र संचालन, पराक्रम, पुरुषार्थ, निरंतर सावधानी, ये सब कम हो जाता है और उसकी आवश्यकता भी कम लगने लगती है क्योंकि उपद्रव नहीं है। क्योंकि विपरीत परिस्थिति कुछ देखी ही नहीं है, तो हम सज्जन हैं, सारे सज्जन हैं। हम संस्कार युक्त जीवन जीते हैं, सब संस्कारवान ही होंगे। हम धर्मवान हैं, सब धर्मवान ही होंगे। हम अच्छे हैं, सब अच्छे होंगे। ऐसी एक स्वाभाविक समझ बनने लगती है। ऐसे हमारे राष्ट्र जीवन की स्थिति में संगठन की और परकीयों के आक्रमण से अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं रही, चिंता नहीं रही। छो ये राज्य अपनी-अपनी सीमा के लिए और छोटी-मोटी लड़ाइयाँ कर भी लेते थे। चक्रवर्तीत्व भी स्थापित हो जाता था, परंतु अपनी संस्कृति से अलग और विपरीत कुछ होता है और उसका आक्रमण भी हो सकता है, इसकी सुध नहीं रहती, वो सब शिथिल हो जाता है, सावधानी शिथिल हो जाती है और हम कैजुअल बनने लगते हैं इन बातों के प्रति। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, यवन यवनों का आक्रमण हुआ
और म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, ब्रिटिशों का आक्रमण हुआ, तो हम ऐसी स्थिति में पकड़े गए। और ऐसी स्थिति में समझते समझते तो हमारे ऊपर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया। हम मुगलों के और ब्रिटिशों के आक्रमण का अंतर तो हम देख सकते हैं कि मुगलों के आक्रमण में अत्याचार थे, मंदिरों का नाश हुआ, विद्या केंद्रों का नाश हुआ, परंतु हृदय में से धर्मनिष्ठा, संस्कृति निष्ठा ये विलुप्त नहीं हो गई। ये भौतिक स्वरूप के अत्याचार थे। इसलिए मुगलों के आक्रमण का निरंतर प्रतिरोध होता रहा और पूरा भारतवर्ष कभी भी मुगलों के आधिपत्य में नहीं आया था। वो निरंतर संघर्ष का काल है, निरंतर आक्रमणों के प्रतिरोध का काल है। इसलिए हम संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष करते करते हमारी शक्ति का क्षरण होता है और मार मार कर हमको ऐसा किया जाता है कि बुद्धि काम करना बंद कर देती है और सहन शक्ति की सीमा आ जाती है। उस काल में ब्रिटिशों का आक्रमण हुआ और हमारी बुद्धि पर वे छा गए, अंतःकरण पर छा गए। तो बुद्धि और अंतःकरण इसके ऊपर अनन्वित अत्याचार होने के कारण से वो प्रतिरोध की शक्ति भी धीमे धीमे कम हो गई। ऐसा काल भी आता है और ऐसे काल में से हम मुगलों के और ब्रिटिशों के आक्रमण से गुजरे हैं। तो इसको कभी कभी कोई हमारे लोग कहते हैं सद्गुण विकृति। ये सद्गुण विकृति से शुरुआत हुई। हमारी सावधानी कम हो गई और दुनिया को देखने का, माने असुरों के साम्राज्य का पता ही नहीं था। और हम जिन असुरों की कल्पना करते थे इतिहास में, पुराणों में, वे तो वेद शास्त्र संपन्न होते थे, कोई विपरीत विचारधारा वाले ऐसे नहीं होते थे। तो हमको ये सेमेटिक कम्युनिस्ट ऐसे विचारधारा का कुछ पता भी नहीं चला और ऐसे 1000-1500 वर्ष, 2000 वर्ष ऐसे गुजरे। अब मानवता के इतिहास में ऐसे 1000-1500 वर्ष तो कुछ नहीं होते हैं। इसको हम कह सकते हैं, हाँ, स्वस्थ व्यक्ति को भी कभी बुखार आ ही जाता है, सर्दी जुकाम हो ही जाता है और सांप काट लेता है तो विषाक्त आ ही जाती है, खून में जहर घुल ही जाता है, ऐसा सब कुछ होता है। ऐसे हमारे राष्ट्र जीवन के ये 1500, 1700, 2000 वर्ष बीते, उसमें ये हीनता बोध के मूल हैं। इससे ये अंतःकरण पर ये सब छा गया, इससे हीनता बोध से ग्रस्त हम हो गए। परंतु अनेक संस्कृतियों की तरह हमारी पूर्ण विस्मृति नहीं हुई, हम पूर्णतः बदल नहीं गए और आत्मविस्मृति बहुत अधिक मात्रा में हुई, परंतु पूर्ण विस्मृत नहीं हो गए। इसलिए अभी प्रतिरोध का ये काल शुरू हुआ कि बस हम अब ये हीनता बोध से मुक्त होंगे ही, हम ये आधिपत्य से मुक्त होंगे ही, हम ये सांस्कृतिक आक्रमण से मुक्त होंगे ही। ऐसी स्मृति धीरे धीरे अब जागृत हो रही है। हम भी उसी के प्रयास में ही लगे हुए हैं और हमारे जैसे अनेक लोग भी लगे हुए हैं। इस समय में हमें पहले इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता प्राप्त करनी होगी, बौद्धिक स्पष्टता भी प्राप्त करनी होगी और हीनता बोध से मुक्त होने के लिए अंतःकरण को एड्रेस करना। अंतःकरण का एक अंग बुद्धि है, इसलिए बौद्धिक स्तर पर प्रयास करना, परंतु मानसिक स्तर पर प्रयास करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। और हृदय का जो दौर्बल्य है उससे पहले मुक्त होने की आवश्यकता है। और इसके उपायों के रूप में प्रीति जी ने जितने भी उपाय बताए, ये सारे उपाय
करणीय है, करने योग्य है, और वो जितने अधिक हम करेंगे उतना हम हीनता बोध से मुक्त होते जाएंगे। मुझे केवल इतना ही जोड़ना था कि हम इस प्रक्रिया को, ये मानसिक प्रक्रिया को हम समझें, और राष्ट्र मानस का किस प्रकार से अधिग्रहण होता है और कैसे मुक्ति होती है, इस प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक पद्धति से हम समझेंगे तो हमें उपाय करने में भी सरलता का अनुभव होगा। उसी प्रकार से ये पुरुषार्थ और संकल्पना और ये सारी बातें हैं, उसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। केवल हम सब लोग, बुद्धिमान लोगों की बौद्धिक स्पष्टता, वैचारिक स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारे सारे कार्य में जो 5 तपों की बात की, और हम सब लोग जो पुरुषार्थ कर रहे कर रहे हैं, उसमें हमें कोई न कोई समय, कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई व्यवस्था स्पेयर करनी चाहिए, जिसमें हम वैचारिक रूप से स्पष्टता प्राप्त कर सके। पहले हमारी बुद्धि में ये सारा स्पष्ट हो जाए और बाद में हम उसको अभिव्यक्ति में भी ले आए, प्रस्तुति में भी ले आए, ताकि हम दूसरों तक ये हमारी स्पष्टता पहुंचा सके। इस प्रकार का कार्य नियोजन, समय नियोजन, हमारी शक्ति, बुद्धि शक्ति, मनस शक्ति, कार्य शक्ति, इसके जो संसाधन है उसका नियोजन हमें करना चाहिए। ऐसे 2 बातों से ही मेरी बात पूर्ण करती हूँ। भाई आपका जो इंटरनल क्लॉक है इतना एक्यूरेट है कि 8 बजा है एग्जैक्ट। जी ठीक है। जी ताई, शांति मंत्र। हम भी अभिनंदन के पात्र हैं। वो तो सदैव है ही ताई। श्रोता है फिर क्या, वो ही प्रेरित करते हैं। जी। सर्वे भवन